मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन। एनईपी 2020 के बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट कोर्स है, जिसके फर्स्ट यूनिट में हम टाइप स्टडी में पढ़ते हैं पैरामीशियम और उसी के रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है ना। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों ही होते हैं, जो कि वेरियस प्रोसेसेस हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। सेकेंड, कॉन्जुगेशन संयुग्मन, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। थर्ड है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। फोर्थ है साइटोगेमी। साइटोगेमी में दो पैरामीशियम टेम्पररी एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन उनके बीच कोई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है। फिफ्थ है एंडोमिक्सिस। इसमें केवल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता। और छठवां है हेमिक्सिस। हेमिक्सिस जो है यह न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेथड है जो केवल और केवल मैक्रोन्यूक्लियस में होता है ना। तो इन सभी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन मेथड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह बहुत ही कॉमन टाइप है। यह बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशन के दौरान होता है। फेवरेबल कंडीशन मीन्स जब भोजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, टेम्परेचर फेवरेबल हो, तब बाइनरी फ्यूजन करेंगे, है ना। नेक्स्ट, यह एक यूनिक एसेक्सुअल प्रोसेस है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जो कि जिसमें एक फुल्ली डेवलप्ड स्पेसिमेन जो है या पैरामीशियम जो है वह बिना पेरेंट इंडिविजुअल को छोड़े दो डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। एक पैरामीशियम दो डॉटर पैरामीशियम में कन्वर्ट हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक पैरामीशियम में इसके शरीर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल में डिवीजन होता है। यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है ना। जब पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन करना स्टार्ट करता है, उस समय वह ना तो भोजन करता है और साथ ही साथ उसके ओरल ग्रुप, चूंकि भोजन नहीं कर रहे इसलिए उसके ओरल ग्रुप, उसके बकल स्ट्रक्चर जो है वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें अगर हम डायग्राम में, तो ये एक पेरेंट पैरामीशियम है जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस, ये ओरल ग्रुप, बक्कल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सभी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, है ना। जैसे ही यह ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले इसके ओरल ग्रुप, इसके बकल स्ट्रक्चर्स गायब हो जाते हैं, है ना। दूसरा, इसके जो न्यूक्लियस है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोन्यूक्लियस जो है वह माइटोसिस डिवीजन करता है, और माइटोसिस डिवीजन हम जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसके कारण यह टीलोफेज से गुजरते गुजरते दो माइक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। एक माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होके दो माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण करता है, और प्रत्येक माइक्रोन्यूक्लियस अपने अपने विपरीत पोलों की ओर गमन कर चुके होते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पे दो माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो चुका है। वही मैक्रोन्यूक्लियस जो है वह एमाइटोसिस डिवीजन करता है,
एमाइटोसिस में किसी प्रकार का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज नहीं होता, जबकि यह मैक्रोन्यूक्लियस लंबाई में खींचता चला जाता है। इतना उनमें खिंचाव हो जाता है कि बीच से वह दो भागों में टूट जाता है, जिससे दो मैक्रोन्यूक्लियस निर्माण हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ओरल ग्रुप्स का निर्माण होगा, बकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का निर्माण होगा और अंत में यह दोनों जिस सिरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ खांच बनने के कारण इनका साइटोप्लाज्म दो भागों में पूरी तरह से बट जाएगा और अलग होकर दो डॉटर पैरामीशियम का निर्माण कर देगा, है ना। तो यह है बाइनरी फिजन की पूरी प्रोसेस, उसी को हम एक है ना। इस प्रोसेस में सबसे पहले माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस डिवीजन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिससे वह दो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और प्रत्येक माइक्रोन्यूक्लियाई अपने अपने ध्रुवों की ओर मूव कर जाते हैं। जिस समय माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उसी समय मैक्रोन्यूक्लियस भी एमाइटोटिकली डिवीजन करते हैं, लंबाई में खिंचते हैं और मध्य में एक दरार पड़ने के कारण दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ दो ओरल ग्रुप्स का निर्माण भी होने लगता है, एक ओरल ग्रुप एंटीरियर हाफ में और एक दूसरा जो ओरल ग्रुप है पोस्टीरियर हाफ में चला जाता है। दो ओरिजिनल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अभी भी पेरेंट इंडिविजुअल के प्रत्येक हाफ में मौजूद होते हैं। आगे जाकर दो न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का निर्माण होता है और दो न्यू बकल स्ट्रक्चर्स भी अपीयर हो जाते हैं। यह सब प्रोसेस होने के पश्चात बॉडी के मध्य में एक खांच, एक दरार बनती है। यह दरार इतनी गहरी हो जाती है कि साइटोप्लाज्म पूरी तरह से दो भागों में बट जाता है, जिसके निष्कर्ष में दो डॉटर पैरामीशियम इक्वल साइज के हमको प्राप्त होते हैं। प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम में सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। यह दो डॉटर पैरामीशियम में से एंटीरियर डॉटर पैरामीशिया को हम प्रोटर कहते हैं और पोस्टीरियर पैरामीशिया को ओपिस्थे कहते हैं। यह पैरामीशियम स्वतंत्र होकर पुनः बाइनरी फिजन के द्वारा डिवीजन पे डिवीजन करते जाते हैं। एक पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक दिन में लगभग 2 से 3 बार बाइनरी फिजन होता है और एक बाइनरी फिजन प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। अर्थात बाइनरी फिजन के द्वारा एक साल में लगभग 600 जनरेशन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यह जो मल्टीप्लिकेशन की दर है, यह मल्टीप्लिकेशन की दर बाह्य और आंतरिक कारकों दोनों पर निर्भर करता है। बाह्य कारक जैसे कि भोजन की मात्रा, टेम्परेचर, एज ऑफ कल्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी, यह बाह्य कारक हैं। वहीं कुछ आंतरिक कारक भी मल्टीप्लिकेशन की दर को बढ़ाने घटाने में मदद करते हैं, जैसे आनुवंशिकता, उनकी कार्यकी, है ना। अब देखें, बाइनरी फिजन से जितने भी एक पेरेंट पैरामीशियम से जितने भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए हैं, उन सब को हम क्लोन कहते हैं। और क्लोन, जितने भी क्लोन्स होंगे वह जेनेटिकली समान होंगे, आनुवंशिक रूप से समान होंगे, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें केंद्रकों का पुनर्व्यवस्था किया जाता है। यह 5 मेथड में हम देखेंगे। कॉन्जुगेशन, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है, ऑटोगैमी, एंडोमिक्सिस,
साइटोगेमी और हेमिक्सिस। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते कॉन्जुगेशन, जिसे हम संयुग्मन भी कहते हैं। यह पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सामान्य विधि है। देखते हैं कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। कॉन्जुगेशन मीन्स टेम्पररी यूनियन ऑफ टू डिफरेंट मैटिंग टाइप्स ऑफ पैरामीशियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। कॉन्जुगेशन दो डिफरेंट मैटिंग टाइप के पैरामीशियम के बीच एक टेम्पररी जुड़ाव होता है, अस्थायी जुड़ाव होता है, और जिसके द्वारा वे अपने जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करने के लिए ये एक दूसरे से अस्थायी रूप से जुड़ते हैं। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं। कॉन्जुगेशन पैरामीशियम कॉर्डेटम में होता है, जिनमें एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस मौजूद होता है। देखते हैं प्रोसेस को। दो डिफरेंट टाइप के पैरामीशियम ओरल सरफेस के द्वारा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इन दोनों पैरामीशियम को हम कॉन्जुगेंट्स कहेंगे, है ना। मैक्रोन्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अतः यह डिसअपियर हो जाता है। जबकि माइक्रोन्यूक्लियस 2 बार डिवीजन करेगा, यह डिवीजन मियोसिस डिवीजन होगा, है ना। और 1 से 2, 2 से 4 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करेगा, जिसमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई जो हैं प्रत्येक कॉन्जुगेंट के डिसअपियर हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। प्रत्येक कॉन्जुगेंट में केवल एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है, और वह माइक्रोन्यूक्लियाई पुनः माइटोसिस डिवीजन करता है, अनइक्वल डिवीजन करता है, जिसके कारण एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, जिसे हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस या स्टेशनरी प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। छोटे न्यूक्लियस को मेल प्रोन्यूक्लियस या माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक पैरामीशियम के पेलिकल, जहां से वे जुड़े हुए हैं, वह डिसॉल्व होकर के एक ब्रिज का निर्माण करती है, जिसे कॉन्जुगेशन ब्रिज या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज के माध्यम से प्रत्येक कॉन्जुगेंट का मेल प्रोन्यूक्लियस दूसरे कॉन्जुगेंट के साइटोप्लाज्म में माइग्रेट कर जाता है। जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस एक्सचेंज कर जाता है, प्रत्येक कॉन्जुगेंट्स के मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस को फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। जैसे ही जाइगोट कंप्लीट हो जाता है, दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जैसे ही पृथक होते हैं, अब उनको हम कॉन्जुगेंट नहीं, एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जाइगोट के निर्माण के पश्चात प्रत्येक कॉन्जुगेंट पृथक हो जाएंगे, एक्स कॉन्जुगेंट कहलाएंगे। अब यह एक्स कॉन्जुगेंट आगे पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट से गुजरेगा। चलिए देखते डेवलपमेंट। जो एक्स कॉन्जुगेंट्स बने हैं, यहां देखते हैं डायग्राम में, ये एक्स कॉन्जुगेंट्स जो पृथक हुए हैं, इनमें अब माइटोसिस डिवीजन होगा। इनके माइक्रोन्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा, है ना। लगभग 3 बार माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। ये 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें से 4 न्यूक्लियाई साइज में बड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे, और 4 साइज में छोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। 4 माइक्रोन्यूक्लियस में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस ही बचता है। अब इस पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, जिसके कारण एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बनते हैं। प्रत्येक पैरामीशियम में 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस चला जाता है।
चूंकि इस माइक्रोन्यूक्लियाई, सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई में अब माइटोसिस डिवीजन हो रहा है ना, जिसकी वजह से वह दो में बट जाता है। पुनः इस पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा, जिसकी वजह से प्रत्येक पैरामीशियम पुनः दो दो पैरामीशियम में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस चले जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट से 4 डॉटर पैरामीशिया का निर्माण होता है। क्लियर है? तो यहाँ इस कॉन्जुगेंट से, एक्स कॉन्जुगेंट ए से अगर 4 पैरामीशिया बन रहे हैं, डॉटर पैरामीशिया बन रहे हैं, तो एक्स कॉन्जुगेंट बी से भी 4 डॉटर पैरामीशियम बनेंगे। ओके, आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं या फैक्टर हैं जो कॉन्जुगेशन को कराने में मदद कराते हैं। कॉन्जुगेशन चूंकि एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो अलग अलग स्पीसीज में कॉन्जुगेशन को इंड्यूस करने वाले फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, कॉन्जुगेशन जो है वह अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि स्टारवेशन या शॉर्टेज ऑफ फूड, है ना, जब भोजन की कमी हो जाती है या जब भूखापन होता है, तब यह होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में तो आपका बाइनरी फिजन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में कॉन्जुगेशन होता है। नेक्स्ट, लाइट, है ना, जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो, जैसे डार्कनेस हो, ठीक है, तो डार्कनेस में अचानक से हो जाता है, लो टेम्परेचर में हो सकता है ना, तो स्पीसीज टू स्पीसीज ये डिफर करेगा कि कॉन्जुगेशन के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत है, डार्कनेस की जरूरत है या लाइट की जरूरत है। तीसरा देखें, पैरामीशियम की फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया तो भी कॉन्जुगेशन हो जाता है। जैसे अगर हम देखें कि ऐसे पैरामीशियम जिनकी साइज 210 माइक्रोमीटर लंबी होती है, अर्थात जिनकी साइज छोटी होती है, उनमें कॉन्जुगेशन होता है कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे 300 से 350 माइक्रोमीटर लंबे जो होंगे, उनकी तुलना में 210 माइक्रोमीटर लंबे पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है। कॉन्जुगेशन लगभग बाइनरी फिजन के 300 एसेक्सुअल जनरेशन के बाद हमको दिखाई देता है। मतलब कंटिन्यूअसली बाइनरी फिजन चल रहा है, लगभग 300 पीढ़ी तक चला, उसके बाद कॉन्जुगेशन हमको देखने को मिल रहा है। या कभी कभी क्या होता है कि बाइनरी फिजन के साथ यह अल्टरनेट भी करता है ना। क्यों? क्योंकि बाइनरी फिजन में जो क्लोन बने हुए हैं, कभी कभी वो मर जाते हैं, तो उनको रेजुविनेट करने के लिए, उनको पुनर्जनन करने के लिए लंबे समय बाद कॉन्जुगेशन भी उसके साथ अल्टरनेटिवली चलने लगता है। नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और कंटिन्यूअसली वह दोपहर तक चलते रहता है। यह कभी भी रात में या अंधेरे में नहीं होता। जो पेयरिंग कॉन्जुगेंट्स होते हैं वह आइसोगेमस होते हैं। आइसोगेमस मीन्स उनमें किसी प्रकार का कोई मॉर्फोलॉजिकल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा, अर्थात हमको मेल और फीमेल कॉन्जुगेंट्स में हमको नजर नहीं आएंगे, है ना। मेल फीमेल कॉन्जुगेंट में हम उनको अंतर नहीं कर पाते हैं। कॉन्जुगेशन दो डिफरेंट मैटिंग टाइप के पैरामीशियम के बीच ही होगा, अर्थात यह कभी भी प्योर लाइन के इंडिविजुअल के बीच नहीं होगा। प्योर लाइन मीन्स जिनके पूर्वज सेम हो, उनके बीच कभी भी नहीं होगा। ऐसे पैरामीशियम के बीच होगा जिनके पूर्वज अलग अलग हों, तो अलग अलग पीढ़ी से आने वाले हों। साथ ही साथ
सिलिया में मौजूद कुछ प्रोटीनस मटेरियल भी कॉन्जुगेशन को इंड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं जो कॉन्जुगेशन को कराने में, कॉन्जुगेशन को रोकने में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन अगर पैरामीशियम में हो रहा है तो कॉन्जुगेशन का क्या महत्व है? पहला देखते हैं, रेज्यूविनेशन। रेज्यूविनेशन मीन्स, देखिए, अगर पैरामीशियम लंबे समय तक बाइनरी फिजन के द्वारा ही मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो पैरामीशियम अपनी क्षमता, अपनी कार्य की क्षमता, है ना, अपने साइज में कमी, अपनी मल्टीप्लिकेशन में कमी, उनके ऑर्गेनाइजेशन डिजेनरेट होने लगते हैं, इवन पैरामीशियम मरने लगता है। ठीक है, उसकी जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है ना, वह उसकी खत्म होने लगती है। तो इस क्षमता को वापस लाने के लिए कॉन्जुगेशन जो है, वह कॉन्जुगेशन के द्वारा वे अपने आप को रेज्यूविनेट कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी की वाइटलिटी बनी रहे, रिस्टोर्ड रहे। जबकि वुडरफ और जेनिंग्स ने कहा, दोनों ने, वुडरफ और जेनिंग्स ने कॉन्जुगेशन को रेज्यूविनेशन में हेल्प करने के लिए सपोर्ट नहीं किया। इनका कहना था, वुडरफ ने क्लेम किया कि पैरामीशियम लगभग बिना कॉन्जुगेशन किए 22,000 पीढ़ी तक हेल्दी रह सकते हैं। इन्होंने दावा किया कि कॉन्जुगेशन वो रेज्यूविनेशन में हेल्प नहीं करता, है ना। इनका क्लेम क्या था कि बिना कॉन्जुगेशन किए भी पैरामीशियम 22,000 सालों तक, 22,000 जनरेशन तक हेल्दी रह सकते हैं, तो कॉन्जुगेशन इसमें हेल्प नहीं करता, है ना। नेक्स्ट, हेरिडिटरी वेरिएशन। हम देखते हैं कॉन्जुगेशन में हम सेक्स को निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। हमने केवल लिया था 2 डिफरेंट मैटिंग टाइप के पैरामीशियम, वे कॉन्जुगेट करते हैं, है ना। एक्टिव वाला माइग्रेट करके, जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, माइग्रेट करके फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, जाइगोट बनाता है, जिसके कारण कॉन्जुगेशन की वजह से वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। और यह वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिट होते रहता है। अर्थात एक प्रकार से यह बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही काम कर रहा है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता, है ना, जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जबकि कॉन्जुगेशन में जो कैरेक्टर हैं वह वेरिएट हमको देखने को मिलते हैं। तो यह वेरिएशन भी कॉज करता है। तीसरा, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। कॉन्जुगेशन में हमने अभी देखा कि मैक्रोन्यूक्लियस शुरू में गायब हो जाता है, बाद में जब जाइगोट बनता है तो मैक्रोन्यूक्लियस पुनः उसको हम अपीयर कर लेते हैं। यह बहुत ही एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इवेंट है, जिसकी वजह से हम मैक्रोन्यूक्लियस में क्रोमोसोम की सही संख्या का निर्माण कर सकते हैं, जिसके कारण से जो क्षमता लॉस्ट होती जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, वह क्षमता को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं। जबकि बाइनरी फिजन में मैक्रोन्यूक्लियस के क्रोमोसोम समान रूप से डॉटर सेल्स में वितरित होते हैं। बाइनरी फिजन के द्वारा जो आने वाले क्लोन हैं वो क्लोन कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें हमको कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिलती हैं। तो 3 इस महत्व हैं। पहला, खोई हुई क्षमता को पुनः वापस पाने की। दूसरा, जो भी कैरेक्टर उसमें कैरेक्टर में वेरिएशन आ रहा है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं।
और तीसरा न्यूक्लियस जो गायब हो रहे हैं, क्रोमोसोम की संख्या अगर कहीं पे गायब हो रही है, कम हो है, तो उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया कॉन्जुगेशन। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी को डीलर ने 1936 में पैरामीशियम ऑरेलिया में डिस्क्राइब किया था। पैरामीशियम ऑरेलिया जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इनमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल पैरामीशियम में ही होता है ना। देखिए, यह पैरामीशियम ऑरेलिया, एक मैक्रोन्यूक्लियस है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं। मैक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट हो गया, माइक्रोन्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, है ना। जो 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो पहला न्यूक्लियर डिवीजन करके 2 से 4 बनाता है, दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन करके 2 से 8 बनाता है। ये 8 माइक्रोन्यूक्लियर हैं। अब 8 में से 7 जो है वह डिजेनरेट हो जाते हैं, एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है ना। वह पुनः डिवीजन करता है ना। यहाँ इक्वल डिवीजन हुआ है, देखिए अनइक्वल नहीं हुआ है। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा पुनः इक्वल डिवीजन करता है। अब यह जो 2 न्यूक्लियस हैं, यह धीरे धीरे पैरामीशियम के एक साइड पर एक उभार के रूप में, है ना, उभार बनता है जिसे प्रोटोप्लाज्मिक कोन कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्मिक कोन में पहुंच जाता है। कोन में पहुंचने के पश्चात दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके जाइगोट या सिनकैरियन का निर्माण करते हैं। अब इस सिनकैरियन में पुनः माइटोसिस डिवीजन होती है। 1 से 2, 2 से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं। अब इस 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में हमको अंतर देखने को मिलता है आगे जा करके। 4 में से 2 न्यूक्लियस जो हैं वह साइज में बड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जबकि 2 साइज में छोटे रह जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इसके पश्चात इनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, जिसकी वजह से एक पैरामीशियम ट्रांसवर्सरी 2 भागों में बट जाते हैं। प्रत्येक में एक मैक्रोन्यूक्लियस, है ना, प्रत्येक में एक मैक्रोन्यूक्लियस, और यह माइक्रोन्यूक्लियस पुनः माइटोटिक डिवीजन करता है और 1 से 2 का निर्माण करता है, जिसकी वजह से दोनों पैरामीशियम में एक एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2-2 माइक्रोन्यूक्लियस पहुंच जाते हैं। कुछ समय पश्चात दोनों पैरामीशियम के बीच एक खांच बनती है और प्रत्येक पैरामीशियम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे 2 नए डॉटर पैरामीशियम का हमको निर्माण हो जाता है ना। तो एक ही पैरामीशियम के शरीर के अंदर न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है और 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं। इसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। इसके लिए 2 पैरामीशिया की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। नेक्स्ट, एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस को वुडरफ और अर्डमान ने 1914 में पैरामीशियम ऑरेलिया में बताया था। पैरामीशियम ऑरेलिया जिसमें एक मैक्रो और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, है ना। देखिए, इनमें कोई सिनकैरियन, कोई जाइगोट का निर्माण नहीं होता। देखते हैं, यह पैरामीशियम ऑरेलिया जिसमें एक मैक्रो और 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं। मैक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो है लगातार माइटोटिक डिवीजन करते हैं। प्रत्येक माइक्रोन्यूक्लियस से 2 से 4 माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण होता है। प्रत्येक 4 में से 3-3 माइक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाते हैं, एक एक माइक्रोन्यूक्लियस बचते हैं, है ना।
पुनः यहाँ पे पैरामीशियम जो है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा 2 भागों में बट जाता है ना। 8 न्यूक्लियस बने, 8 में से 2 गायब हो गए, 6 गायब हो गए, 2 बचे। अब पैरामीशियम जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा 2 भागों में बंट जाता है, प्रत्येक में एक एक माइक्रोन्यूक्लियस चले जाते हैं। पुनः यह माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 का निर्माण करता है। 4 माइक्रोन्यूक्लियस में हमको चेंजेस नजर आते हैं। इसमें से 2 माइक्रोन्यूक्लियस बड़े और 2 माइक्रोन्यूक्लियस छोटे हो जाते हैं। पुनः यहाँ पे ट्रांसवर्स फिजन देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स फिजन की बाइनरी फिजन के द्वारा मैक्रोन्यूक्लियस तो 2 ही रहते हैं, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 से 4 का निर्माण करते हैं और प्रत्येक में 2-2 की संख्या में पहुंच जाते हैं। अंत में दोनों पैरामीशियम के बीच यहाँ पे एक गहरी खांच बनती है, जिसके कारण से प्रत्येक पैरामीशिया एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और 4 पैरामीशियम का निर्माण करते हैं, डॉटर पैरामीशियम का। तो एक पैरामीशियम से हमको 4 डॉटर पैरामीशियम यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है साइटोगेमी। साइटोगेमी को विक्टरमैन और डीलर ने 1941 में बताया था। साइटोगेमी पैरामीशियम कॉर्डेटम में होता है, जिसमें एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। इसमें भी कॉन्जुगेशन के जैसे 2 पैरामीशियम आपस में टेम्परेरी रूप से जुड़ते हैं, लेकिन इनके बीच कोई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता। ये देखिए, ये एक पैरामीशियम है, ये दूसरा पैरामीशियम, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ओरल सरफेस के थ्रू, है ना। नेक्स्ट, जहां पे ये जुड़ते हैं वहां की ना तो पेलिकल टूटती है, ना ही कोई ब्रिज बनता है ना। जैसे ही जुड़ते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, है ना, गायब नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, मैक्रोन्यूक्लियस अभी भी मौजूद है। माइक्रोन्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण करता है, जिसमें से 6 माइक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाते हैं, 2 माइक्रोन्यूक्लियस बचते हैं। प्रत्येक दोनों माइक्रोन्यूक्लियस आपस में जुड़ करके, है ना, इसका माइक्रोन्यूक्लियस आपस में जुड़ेगा, इसका माइक्रोन्यूक्लियस आपस में जुड़ेगा और सिन कैरियन बना देता है। ये देखिए, ये सिन कैरियन जाइगोट बन गया, है ना, नया माइक्रोन्यूक्लियस बन गया। अब कुछ समय पश्चात जैसे ही ये जाइगोट बन जाता है, प्रत्येक पैरामीशियम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। तो 2 पैरामीशियम से ही 2 पैरामीशियम का निर्माण हो रहा है ना। लेकिन ये 2 पैरामीशियम क्या है? ये 2 पैरामीशियम एक दूसरे से एक ही समान है, लेकिन ये दोनों पैरामीशियम हमको अलग नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज इनमें नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं कंपैरिजन विद ऑटोगेमी एंड कॉन्जुगेशन। साइटोगेमी को अगर हम ऑटोगेमी और कॉन्जुगेशन के साथ हम कंपेयर करें तो देखिए, साइटोगेमी में 2 पैरामीशियम एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, जबकि ऑटोगेमी में नहीं आते। ऑटोगेमी में तो सेम पैरामीशियम के अंदर ही न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। साइटोगेमी में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन कॉन्जुगेशन में होता है ना। तो ये अंतर हो गया कॉन्जुगेशन के साथ, ये अंतर हो गया ऑटोगेमी के साथ। अब देखिए, इसके बावजूद साइटोगेमी ऑटोगेमी और कॉन्जुगेशन के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। कैसे सिमिलैरिटी? दोनों में ही, मतलब तीनों में ही 2 प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो करके सिन कैरियन या जाइगोट का निर्माण करते हैं, है ना। भले ही किसी में
दो पैरामीशियम नहीं कांटेक्ट कर रहे हो, किसी में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर रहा हो, लेकिन तीनों में ही यह प्रोसेस जरूर होगा, जाइगोट का निर्माण जरूर होगा। हेमिक्सिस, हेमिक्सिस को डीलर ने 1936 में पैरामीशियम ऑरेलिया में डिस्क्राइब किया था। पैरामीशियम ऑरेलिया मतलब जिसमें एक मैक्रो और दो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। हेमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैक्रो न्यूक्लियस की शुद्धिकरण होती है। इनमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल मैक्रो न्यूक्लियस में होता है, माइक्रो न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, यहां देखिए, यह है पैरामीशियम ऑरेलिया। इसके मैक्रो न्यूक्लियस में ही हमको फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मैक्रो न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड होता है। कुछ इसके फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आगे जाके मैक्रो न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और एक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। अब देखिए, हेमिक्सिस की क्या कैरेक्टर है। इसमें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि मैक्रो न्यूक्लियस का प्यूरिफिकेशन करना है ना। जब लगता है कि मैक्रो न्यूक्लियस की जो क्षमता है वो कम हो रही है, तब पैरामीशियम क्या करते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस की प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कब, जब लगता है कि मैक्रो न्यूक्लियस की क्षमता घट रही हो, तो जो वेस्ट मैक्रो न्यूक्लियर मटेरियल है, कंपोनेंट है, उनको रिमूव कर दिया जाता है और उसमें से मैक्रो न्यूक्लियस को प्यूरिफाई कर लिया जाता है ना। तो इसकी वजह से भी पैरामीशियम की जो क्षमता है वो बनी रहती है। ठीक है, तो यह है ना सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। अब देखते हैं रेफरेंसेस मैंने लिया है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी RL कोटपाल से, RP यूनिफाइड जूलॉजी पार्ट 1 डॉक्टर SM सक्सेना से, और कॉडेड जूलॉजी EL जॉर्डन एंड PS वर्मा से। थैंक यू।